दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का पेपर जो 4 अक्टूबर 2018 को हुआ है। का पहला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए विख्यात है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1948 में संविधान सभा के भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की जिसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। दोस्तों इसका आंसर है कि 1948 में संविधान सभा के भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई जिसके नेतृत्व न्यायमूर्ति एस.के. धौर द्वारा किया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है। दोस्तों इसका आंसर है मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है। दोस्तों इस फैक्ट्री की स्थापना अंग्रेजों द्वारा 1904 में की गई थी जो जबलपुर के खमरिया में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन सी जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है। दोस्तों इसका आंसर है भील जनजाति। दोस्तों भील जनजाति नंदना प्रिंट के कपड़े पहनती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्च 2018 में 5वां नदी महोत्सव आयोजित किया गया था। दोस्तों यह करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है। दोस्तों इसका आंसर है होशंगाबाद जिले में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य खालिस्तान था। दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जिसमें पंचायती राज स्थापित किया गया था। दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है खालिस्तान अवसर की पूर्व संध्या पर बच्चों को राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार से वार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय बहादुर पुरस्कार सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की राज्य मछली महासिर खालिस्तान जिनसे संबंधित है। दोस्तों इसका सही आंसर है टोर। दोस्तों मध्य प्रदेश की राज्य मछली महासिर टोर जीन से संबंधित है। दोस्तों महासिर मछली मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा में प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य इसमें से लिया गया है। दोस्तों इसका आंसर है कि रूसी क्रांति। दोस्तों रूसी क्रांति से जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श वाक्य लिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में ओणम नामक त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है केरल। दोस्तों केरल में राजा महाबली के स्वागत के रूप में सितंबर में यह त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में खालिस्तान के लिए नए विकास बैंक के साथ भारत के प्रथम ऋण समझौते को किया गया। दोस्तों इसका आंसर है कि प्रमुख जल सड़क परियोजना एवं विकास उन्नयन के लिए। तो इसका आंसर होगा पहला वाला। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1994 में तिहाड़ जेल सुधार लाने के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित IPS अधिकारी का नाम बताइए। दोस्तों इसका आंसर है किरण बेदी। दोस्तों किरण बेदी पहली महिला IPS अधिकारी है और दोस्तों इसके साथ ही किरण बेदी को तिहाड़ जेल सुधार के लिए जाना जा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें 2011 में प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इसका सही आंसर है प्रोफेसर यश पाल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2018 में मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकन को किसके द्वारा टैग दिया गया था। दोस्तों इसका सही आंसर है भौगोलिक संकेत यानी GI इंडिकेशन। दोस्तों यह ऐसे विशिष्ट वस्तु को दिया जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ी हो। दोस्तों कड़कनाथ चिकन मध्य प्रदेश के धार एवं झाबुआ जिले से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की जाती है। दोस्तों इसका आंसर है कि कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग।
दोस्तों जो कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग बनाया गया है वह संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है जिसे सरकार लागू करती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश में कटनी क्षेत्र है जहाँ पर प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट उपलब्ध है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उद्गमित नहीं हुई है। दोस्तों इसका सही आंसर है बेतवा। दोस्तों बेतवा रायसेन जिले से उद्गमित हुई है, जबकि दोस्तों सोन, जोहिला और नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से उद्गमित हुई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की मदद के लिए सहमत हो गया है। दोस्तों यह करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है। दोस्तों इसका सही आंसर है एशियन विकास बैंक। दोस्तों एशियन विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में है और इसके सदस्य देश 67 है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI द्वारा निम्नलिखित में से कौन से एक परिचालित हवाई अड्डे का स्वामित्व और रखरखाव किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर है खजुराहो। दोस्तों मध्य प्रदेश में वर्तमान में 5 एयरपोर्ट है जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व में आती है, जो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खजुराहो और ग्वालियर में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस शहर ने नवंबर 2017 में 62वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की। दोस्तों यह भी करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है, इसका आंसर इंदौर है। तो जनरल हिंदी का टॉपिक का पहला क्वेश्चन है वीरपुत्र को जन्म देने वाली माता के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वीर प्रसू। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ओछा का निम्न में से कौन सा सही विलोम होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है गंभीर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है संवाद के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सम धन वाद। दोस्तों अगला क्वेश्चन है श्रृंगार का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही आंसर है पहला वाला श्रृंगार। दोस्तों अगला क्वेश्चन है माननी का शुद्ध रूप है, तो इसका सही आंसर होगा माननी। तो अगला क्वेश्चन है चिड़ीमार का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा चिड़ियों को मारने वाला। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अंधे को दो आँख मिलना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्प में से कौन सा है। दोस्तों अंधे को दो आँख मिलना मुहावरे का सही अर्थ होगा कि मनोकामना पूर्ण हो जाना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर दत्त का सामासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों ईश्वर दत्त का सामासिक विग्रह होगा ईश्वर द्वारा दिया हुआ, यानी चौथा इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है संशय के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सम धन सय, यानी तीसरा आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आन प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों आन प्रत्यय से बना शब्द इसमें उड़ान होगा, जैसे कि दोस्तों जानते हैं कि प्रत्यय बाद में लगता है, यानी ऊर्धन आन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा उड़ान। दोस्तों ओजस्वी का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा ओज धन हीन, मतलब चौथा वाला आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है साग सब्जी खाने वाले के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा शाकाहारी, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दुख के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। दोस्तों दुख के पर्यायवाची होंगे कष्ट, क्लेश और वेदना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तीसरा। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है दुष्ट के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्जन, अधम और नीच। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। दोस्तों उपसर्ग जैसे कि हम जानते हैं कि उपसर्ग सामने लगता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा
अभिधन राम, यानी ऑप्शन तीसरा सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुधन फल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। दोस्तों हमें पता करना है कि इसमें कौन सा अलंकार उपस्थित है। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि जो साकेत नगरी है वह स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। दोस्तों हमें इस पंक्ति को पढ़ने मात्र से ही समझ आ रहा है कि इसमें अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है। दोस्तों इसमें अतिशयोक्ति अलंकार आएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाट बाट कोट ओट ओटनी अगार पौरी, खौरी खौरी दौरी दीनी अति अति आगी है, आरत पुकारत सभारत न को काही, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भयानक रस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिर पर बैठियो काग आक दो खात निकारत, खिंचत जिभी स्यार अति आनंद और धारत। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विभत्स रस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि तुम तीन देव में को नर नारायण या दो। दोस्तों इसमें कहा गया कि तुम तीन देव में कौन से देव हो, तुम नर हो या नारायण हो या दोनों हो। तो दोस्तों इसमें हमें संदेह की भावना आती है तो दोस्तों यह संदेह अलंकार का उदाहरण है। दोस्तों मैथमेटिक्स टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि बी की चाल ए की चाल से अधिक है, ए एवं बी की कुल चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा ए के द्वारा 4 घंटे और बी के द्वारा 3 घंटे में तय की गई कुल दूरी 24 किलोमीटर है। ए एवं बी की चाल क्या होगी? तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि ए की चाल ए है व बी की चाल बी है। तो दोस्तों पहली शर्त के अनुसार ए प्लस बी बराबर 7 हो जाएगा और यह इक्वेशन फर्स्ट देते हैं इसे। दोस्तों अगली शर्त कहता है कि ए के द्वारा 4 घंटे और बी के द्वारा 3 घंटे में तय की गई दूरी 24 किलोमीटर है। दोस्तों सेकंड शर्त के अनुसार 4a प्लस 3b इक्वल 24। दोस्तों हम इसे सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। दोस्तों अब हमें ए और बी का मान निकालना। दोस्तों हमें ए और बी का मान निकालने के लिए हमें दोनों इक्वेशन के सामने के अंकों को बराबर करना होगा। दोस्तों सामने के अंक को बराबर करने के लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट में 4 का गुणा करना होगा। दोस्तों यह हो जाएगा 4a प्लस 4b प्लस 7 चौ 28 हो जाएगा। दोस्तों जब हम इसे घटा लेंगे तो 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, 4b माइनस 3b तो b आएगा, b और 28 में से 24 घटा लेंगे तो 4 आ जाएगा। दोस्तों तो b बराबर हो जाएगा 4। तो दोस्तों b की चाल आ जाएगी हमारे पास 4। दोस्तों उसी प्रकार हम इक्वेशन फर्स्ट में b का मान रख देंगे। दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट था a प्लस बी इक्वल 7। दोस्तों हमारे पास b का मान 4 आ चुका है तो a प्लस 4 इक्वल 7। दोस्तों a बराबर हो जाएगा 3। तो दोस्तों हमें देखना है कि कहाँ a का मान 3 और b का मान 4 है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2250 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक मेज पर 30% छूट की घोषणा की गई है, मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई मेज है उसका अंकित मूल्य 2250 है। तो दोस्तों उस मेज को जब कोई व्यक्ति खरीदता है तो उसे 30% बट्टा के रूप में यानी छूट दी जाती है। तो दोस्तों वह मेज को जो उसके अंकित मूल्य है उसके में 30% छूट मिल जाती है, यानी उसके अंकित मूल्य के 70% में खरीदता है। तो दोस्तों हम अंकित मूल्य यानी 2250 का 70% निकाल लेंगे जिससे हमें मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों 2250 इंटू 70 इंटू अपान 100। दोस्तों एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, दूसरे शून्य से दूसरा शून्य कट जाएगा। दोस्तों इस प्रकार यदि हम 225 का गुणा 7 से करेंगे तो 1575 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा 1575 रुपये। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक नाव 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है और एक दौरे में 540 किलोग्राम मछलियाँ लाती है। दोस्तों
क्वेश्चन में कहा गया है कि 43,200 किलोमीटर मछलियाँ पकड़ने के लिए आवश्यक दौरों की संख्या होगी। दोस्तों इसके लिए हमें दिया गया है कि एक दौरे में जो नाव है वह 540 केजी मछली लाती है, तो 43,200 किलोग्राम मछली लाने के लिए कितने दौरे की आवश्यकता होगी। दोस्तों इसके लिए हमें 43,200 में 540 का भाग देना होगा। दोस्तों यदि हम इसमें भाग देते हैं तो इसका आंसर आएगा 80। दोस्तों हमारा आंसर होगा 80। दोस्तों चौथा क्वेश्चन दिया है कि -16 प्लस ब्रैकेट में +8 और +8 प्लस ब्रैकेट में -2 की गणना करो। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ब्रैकेट हटाना होगा, तो -16 +8 और +8 प्लस -2। दोस्तों ब्रैकेट हटाएंगे तो ये -16 + 8 तो -8 हो जाएगा, और आगे +8 -2 तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा -8 और 6। तो दोस्तों यह इसका आंसर चौथा सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 9x + 3 = 0 का हल एक खालिस्तान संख्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ज्ञात करने के लिए हमें इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों इक्वेशन दिया है कि 9x + 3 = 0। तो दोस्तों हमें x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो 9x से बराबर हो जाएगा -3, तो x से बराबर हो जाएगा -3/9। तो दोस्तों यह एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक बक्से में 45 बिजली के बल्ब हैं जिनमें से 20 दोषपूर्ण है। यदि बक्से में से यादृच्छिक रूप से एक बल्ब चुना जाए तो क्या प्रायिकता है कि चुना गया बल्ब दोषपूर्ण है। दोस्तों हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कुल 45 बल्ब है जिसमें 20 दोषपूर्ण है। यदि हम उसमें से एक यादृच्छिक रूप से बल्ब निकालते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब दोषपूर्ण होगा। दोस्तों हमें इसकी प्रायिकता निकालने के लिए कुल दोषपूर्ण बल्ब अपान कुल बल्ब रखना होगा। दोस्तों इसे काटने पर 5 से काटेंगे 4 आ जाएगा, इसे 5 से काटने पर 9 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4/9। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 486 के साथ एक लघुत्तम संख्या को गुणा करके एक पूर्ण वर्ग प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त वर्ग का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि 486 के साथ एक लघुत्तम संख्या को गुणा करके एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करेंगे, और जो हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा उसका वर्गमूल हमें ज्ञात करके बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम 486 का गुणनखंड करना पड़ेगा। 486 गुणनखंड करने पर हमें 2 4 3 इसी प्रकार 3 से कटेगा 8 1 हो जाएगा, फिर 3 से 2 से 1 हो जाएगा, फिर 3 से तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 हो जाएगा, फिर 3 से। तो दोस्तों 486 का गुणनखंड हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 हो जाएगा। दोस्तों हमें सभी के पेयर बनाना, तो दोस्तों 2 3 के एक पेयर हो गया, 2 3 का एक पेयर हो गया। दोस्तों 2 और 3 के पेयर नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों हमें इनके पेयर बनाने के लिए 486 में 2 × 3 यानी 6 का गुणा कर देंगे, जिससे यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। दोस्तों तो 486 में 6 का गुणा करेंगे तो हमें 2916 प्राप्त होगा। दोस्तों 2916 प्राप्त होगा। दोस्तों 2916 54 का वर्ग है, जो इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 2 घंटे में एक टैंक को भरने के लिए 8 पाइपों की आवश्यकता होती है, तो 5 पाइपों द्वारा इस टैंक को कितने समय में भरा जाएगा। दोस्तों इसके लिए हमें 8 × 2 घंटे यानी 120 मिनट × = 5 ×
T1 ही करना पड़ेगा। दोस्तों हमें T1 निकालना है, तो T1 का मान निकालने के लिए 5 का पक्षांतर कर देंगे। तो दोस्तों 5 आ जाएगा 8 इंटू 120 के अपान में। तो दोस्तों इसे काटने पर हमें 24 प्राप्त होगा। तो दोस्तों T1 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 192। दोस्तों 192 को हमें घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा 3 घंटा 12 मिनट। क्वेश्चन है कि एक विमान समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशेष बिंदु पर यह समुद्र तल के नीचे विमान की 1/4वीं ऊंचाई पर एक तैरती पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। विमान और पनडुब्बी के बीच की लंबवत दूरी क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि एक विमान समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। दोस्तों यह हवाई जहाज हो गया। यह समुद्र तल जो है उससे 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है दोस्तों। और क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पनडुब्बी विमान जितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है उससे 1/4 यानी 6000 का 1/4 1500 हो जाएगा। 1500 मीटर गहराई पर उड़ रहा है। तो दोस्तों हमें ज्ञात करना है कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की लंबवत दूरी कितनी है। तो दोस्तों हम इन दोनों दूरी को जोड़ लेंगे। तो दोस्तों 6000 और 1500 यानी 7500। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 7500 यानी चौथा। दोस्तों अगला क्वेश्चन बोलता है कि कुल खिलौने को 18 बच्चों के बीच इस प्रकार समान रूप से वितरित किया गया है कि प्रत्येक बच्चे के खिलौने की संख्या बच्चों की कुल संख्या के बराबर होती है। एवं वितरण के बाद 6 खिलौने शेष बच जाते हैं। खिलौनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास 18 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे को बच्चों की संख्या के बराबर खिलौने दिए गए हैं। यानी हमारे पास 18 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे को 18 खिलौने दिए गए हैं। यानी 18 इंटू 18। फिर सभी बच्चों को खिलौने वितरित करने के बाद हमारे पास 6 खिलौने बच जाते हैं यानी +6। तो दोस्तों 18 और 18 गुणा करेंगे तो हमारे पास 324 आ जाएगा। 324 + 6 यानी हमारे पास 330 खिलौने थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर घन आयतन वाले 2 बॉक्स में 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों को इसमें रखा जा सकता है? तो दोस्तों हमें बताना है कि एक जो बड़ा घन है उसका जो आयतन है 40 सेंटीमीटर क्यूब है। दोस्तों अब हमें ज्ञात करना है कि 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों को रखा जा सकता है। तो दोस्तों छोटा जो घन है उसका जो साइड है उसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों घन की आयतन निकालने के लिए हमें साइड का क्यूब करना पड़ता है। तो 2 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों 8। तो छोटे वाले जो घन है उसका आयतन हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों हमें घनों की संख्या निकालना है। तो दोस्तों बड़ा घन अपन छोटे घन के आयतन हो जाएगा दोस्तों 40/8 यानी 5। तो दोस्तों इसमें 5 घनों को रखा जा सकता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक तार 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के आकार में है। यदि तार को पुनः एक 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के आकार में घुमाया जाता है तो इसकी लंबाई ज्ञात करें। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि एक तार को 15 सेंटीमीटर वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। तो दोस्तों इसकी सभी साइड के मान 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों यदि हम इसे एक सीधे तार के रूप में देखें तो यह 60 सेंटीमीटर लंबा तार होगा। दोस्तों अब इस तार को पुनः हमें 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के रूप में मोड़ना है। तो दोस्तों इसकी चौड़ाई तो 5 हो गई यानी इसकी 10 सेंटीमीटर यह हो गया। दोस्तों 10 हम घटा देंगे तो दोस्तों हमारे पास 50 बचेगा। तो दोस्तों हम इसमें 2 का भाग दे देंगे दोस्तों, जिससे हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दोनों साइड की लंबाई हमें ज्ञात हो जाएगी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 25 और 25। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 25। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी 7920। दोस्तों अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु चतुर्थांश तीसरे में? तो दोस्तों हमें ज्ञात करना है कि कौन सा तीसरे चतुर्थांश में बिंदु उपस्थित है। तो दोस्तों यह पहला चतुर्थांश यह हो गया दूसरा, यह हो गया तीसरा
और यह हो गया चौथा। दोस्तों पहले चतुर्थांश में दोनों बिंदु पॉजिटिव होते हैं। दोस्तों दूसरे चतुर्थांश में पहला बिंदु निगेटिव, दूसरा बिंदु पॉजिटिव होता है। दोस्तों तीसरे चतुर्थांश में दोनों बिंदु निगेटिव होते हैं। दोस्तों चौथे बिंदु में एक बिंदु पॉजिटिव, दूसरा बिंदु निगेटिव होता है। दोस्तों हमें पता करना है कि तीसरे चतुर्थांश में कौन सा बिंदु उपस्थित होगा। तो दोस्तों तीसरे चतुर्थांश में उपस्थित दोनों बिंदु निगेटिव हो गए। दोस्तों हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में दोनों बिंदु निगेटिव दिया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 72 सेंटीमीटर लंबे, 60 सेंटीमीटर ऊंचे और 36 सेंटीमीटर चौड़े एक टैंक में 18 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी है। 48 सेंटीमीटर लंबे, 36 सेंटीमीटर ऊंचे, 15 सेंटीमीटर चौड़े धातु के एक टुकड़े को टैंक में डाला जाता है जो पूरी तरह से डूब जाता है। पानी के स्तर में कितनी बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों इसके लिए हमें 48 इंटू 36 इंटू 15 यानी धातु के टुकड़े का जो आयतन है उसके अपान में जो टैंक है उसका आयतन रखना होगा। तो दोस्तों टैंक का आयतन हो जाएगा 72 इंटू 36 और दोस्तों इसमें हम हाइट नहीं रखेंगे। तो दोस्तों जब इसमें काटेंगे 24 से 2 बार कटेगा या 24 से 3 बार कटेगा, 36 से 36 कट जाएगा और या 15 से 5 बार कट जाएगा। तो दोस्तों जो हाइट में वृद्धि होगी उसका मान हो जाएगा 2 इंटू 5 इक्वल 10। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 10। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा माइनस दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा -5 के ऊपर 13 की घात। दोस्तों जब बेस समान हो तो उसकी घातें जुड़ जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 6ab - 4a - 8b स्क्वायर में से 4a स्क्वायर - 11ab + 7b को घटाएं। दोस्तों इसके लिए हमें इक्वेशन को a स्क्वायर + b स्क्वायर - ab के फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो दोस्तों इसके लिए -4a स्क्वायर - 8b स्क्वायर + 6ab, दूसरे इक्वेशन को भी इसी फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो यह हो जाएगा 4a स्क्वायर + 7b स्क्वायर - 11ab। दोस्तों हमें इसे घटाना है, इसलिए सभी के सामने जहाँ प्लस है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लिख देना, प्लस का साइन लगा देना होगा। दोस्तों यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ माइनस है तो यहाँ हमें प्लस का साइन लगाना होगा। तो दोस्तों -4a स्क्वायर और -4a स्क्वायर बराबर -8a स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों -8b स्क्वायर - 7b स्क्वायर जब दोनों जुड़ जाएंगे तो -15b स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों 6ab + 11ab बराबर हो जाएगा 17ab। दोस्तों हमें देख लेना है कि यह कौन सा इक्वेशन में आ रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि a स्क्वायर a पर -2 की घात b पूरे के ऊपर -2 की घात ab पर -3 की घात a b पर -5 की घात पूरे के ऊपर -1 की घात। तो दोस्तों हमें इसे सरल करना है। दोस्तों जब हम इसे सरल करेंगे सबसे पहले हमें कोष्टक को सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों जब हम कोष्टक हटाएंगे तो यह हो जाएगा a के ऊपर 4 की घात। दोस्तों -2 गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों b के ऊपर -2 की घात हो जाएगी, a के ऊपर -3 की घात हो जाएगी, b के ऊपर -3 की घात हो जाएगी, a के ऊपर -1 की घात हो जाएगी, b के ऊपर जब -5 और -1 का गुणा होगा तो 5 की घात हो जाएगी। दोस्तों अब बेस समान है तो घातों को जोड़ लेंगे। दोस्तों a के ऊपर 4 की घात -3 की घात और -1 की घात हो जाएगी। दोस्तों उसी प्रकार b के ऊपर भी -2 -3 और +5 हो जाएगी।
तो दोस्तों ए के ऊपर 0 की घात हो जाएगी, बी के ऊपर भी 0 की घात हो जाएगी। दोस्तों किसी भी वस्तु पर 0 की घात होने से उसका मान 1 हो जाता है। दोस्तों ए 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 32 इंटू 23 का होल क्यूब। तो दोस्तों हमें इसका होल क्यूब याद करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 39868825 यानी इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 100 को 128 से गुणा किया जाता है और प्राप्त गुणनफल को 360 से घटाया जाता है। तो दोस्तों हमें कहा गया है कि 100 को 128 से गुणा करना है, यानी यह हो जाएगा 128 गुणा 100 और इसे 360 से घटा दिया जाता है। तो दोस्तों इसका -360 यानी दोस्तों 360 माइनस 128 x इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दोस्तों अगला टॉपिक है जनरल साइंस का। दोस्तों जनरल टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि उपकला उत्तक जिस प्रकार शरीर स्तर से संबंधित है उसी प्रकार पेशी उत्तक किस चीज़ से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गति। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 35 है। इससे बने आयन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी में के पानी में डूब जाता है, क्योंकि? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि समुद्री जल का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, जिससे एक निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी के पानी में डूब जाता है। दोस्तों समुद्री जल में लवण की मात्रा अधिक होने से समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, लेकिन नदी का जल शुद्ध होता है जिससे इसका घनत्व कम होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विधारी विखंडन से बनी अनुजात अमीबा की संख्या खालिस्तान होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 8। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक सुझाव द्वारा जलजनित रोगों को रोका जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सुरक्षित पेयजल प्रदान करके। दोस्तों यदि हमें जलजनित रोगों से बचना है तो हमें सुरक्षित पेयजल पीना होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा श्वास नली। दोस्तों श्वास नली मनुष्य के श्वसन तंत्र का हिस्सा है, न कि आहार तंत्र का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पशुओं का भोजन निम्नलिखित जिसमें कम फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर के प्रोटीन होते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सांद्र कॉन्सनट्रेट। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दूरी समय ग्राफ पर हर 2 घंटों के बाद ग्राफ 15 मिनट के लिए समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होता है, यह दर्शाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि दूरी और समय के जो ग्राफ है उसमें हर 2 घंटे के बाद एक मतलब अक्ष के समांतर सीधी रेखा आती है, तो जो दर्शाता है। तो दोस्तों 2 घंटे तक तो हमें समय के साथ दूरी बढ़ते दिखती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब हमें समय तो बढ़ता है लेकिन दूरी नहीं बढ़ती। दोस्तों यह दर्शाता है कि प्रत्येक 2 घंटे के बाद वाहन 15 मिनट के लिए विश्राम करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गैर संपर्क बल के उदाहरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर विद्युत लेपन के लिए इस्तेमाल होने वाली 4 धातुएं निम्न है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर। दोस्तों हमें बताना है कि विद्युत लेपन के लिए कौन कौन धातु इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों विद्युत लेपन इसलिए किया जाता है कि हम किसी वस्तु को जंग से बचा सके, और इसके लिए इस्तेमाल होने वाली धातु क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यदि 1 किलोग्राम रेत को 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और 30 डिग्री सेल्सियस पर पानी में डाल दिया जाता है तो आधे घंटे के बाद तापमान क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा
रेत और पानी का तापमान समान होगा। दोस्तों जब किसी गर्म वस्तु को किसी ठंडी वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो दोस्तों उसमें ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों का तापमान समान न हो जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए कि रेत और पानी का तापमान समान होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विलयन जिनमें कणों का आकार 1 nm और 100 nm के बीच होता है तो ये कहलाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कलील कोलाइड। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि एक जीव विभाजन के एकल तल में 2 समान टुकड़ों को काटा जाता है तो उस जीव को निम्न कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विपार्श्व सममित। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, थल समीर कब चलती थी? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रात के दौरान। अगला क्वेश्चन है, पाश्चुरीकृत दूध को उबाले बिना भी उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक जीवों से मुक्त होता है। प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग खालिस्तान पर गर्म किया जाता है। तो दोस्तों जब दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है तो दूध को 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है जिससे दूध में उपस्थित सभी हानिकारक जीव नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का सही उदाहरण है? दोस्तों अग्निशामक का सही उदाहरण CO2 गैस है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज आदियों में अग्निशामक यंत्र लगे होते हैं। दोस्तों यदि आग लगती है तो उस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिससे CO2 गैस निकलती है और जो आग बुझाने में सहायक होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक परिवर्तन है? दोस्तों भौगोलिक परिवर्तन वह होता है जिसे हम पूर्ववत अवस्था में ला सकते हैं। जैसे कि दोस्तों बर्फ़ के पिघलने के बाद वह पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी को हम पुनः बर्फ़ में बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो दूसरे उदाहरण जैसे कि दही का जमना, लोहे में जंग लगना, ज्वालामुखी का फूटना, इन्हें हम पूर्ववत अवस्था में नहीं ला सकते, इसलिए यह रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक शोर के लिए उदाहरण नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा संगीत वाद्य यंत्रों में ध्वनि। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक तरल के क्वथनांक में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक तरल के क्वथनांक किस पर निर्भर नहीं होता है? तो दोस्तों किसी भी तरल का क्वथनांक उसके कमरे के तापमान पर निर्भर नहीं होता है बल्कि तरल की प्रकृति, तरल की शुद्धता और वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि Na2CO3 × 10H2O का फार्मूला यूनिट मास क्या होगा? दोस्तों हमें इसके निकालना होगा। दोस्तों सबसे पहले हमें 2Na + C + 3O2 O3O + 10 2H + O। दोस्तों 2 × Na का एटॉमिक मास हो जाएगा 23 + C का एटॉमिक मास हो जाएगा 16 + 3 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 16, सॉरी दोस्तों कार्बन का एटॉमिक मास होगा 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा 16 + 10 × 2 × 1 + ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आएगा 16। दोस्तों जब इसे गुणा करेंगे तो हमें 46 + 12 × 16 12 + 16 × 3 48 + 10 × 18 होगा। दोस्तों जब इन्हें जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 286 यूनिट। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा 286 यूनिट। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।